Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to Octahedron on Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने बोहर का जो डेरिवेशन थी उसके मुताबिक जो इक्वेशन आई हुई थी एनर्जी कैलकुलेशन की और रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की वो हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने वहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हवाले से, और अब इसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो डिस्कस करेंगे आज हम। और इसके बाद फिर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 2.1 वो डिस्कस करेंगे। तो चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है बेटा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या बिहेवियर होगी इसको हम डिस्कस करते हैं। जो पहला हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बिहेवियर को स्टडी करेंगे पहले। इसके बाद उनके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज बेटा कि वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्लेट्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और इस प्लेट को हम फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि दिस प्लेट इज पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसके साथ हम बनाते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हम बनाते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इसको मैं शेड कर रहा हूँ ताकि मुकम्मल जो है ये आपको ऐसा लगे जैसे कि ये प्लेट्स लगाया हुआ है। अच्छा जी, चलिए इसको हमने कहा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लेट और इसको हमने कहा नेगेटिव प्लेट, एंड दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। एक चीज तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड होगा। जो प्रोटॉन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, क्योंकि अपोजिट जो चार्जेस है या अपोजिट जो चार्ज होंगे उसकी तरफ बेंड होगी। लेकिन न्यूट्रॉन बेंड नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, बल्कि ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएंगे विदाउट एनी बेंडिंग। इसीलिए न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हुआ था चैडविक के एक्सपेरिमेंट से, तो वहां पे पहले इसको ये आइडेंटिफाई किया था कि हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकली, मतलब जो न्यूट्रॉन था वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस के तौर पे निकला, और जो चार्ज डिटेक्टर वहां पे जो यूज किया था, ठीक है, आयन, जहां पे आयन डिटेक्ट करने वाला जो वहां पे डिटेक्टर लगा हुआ था वहां पे कोई चार्ज शो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसीलिए न्यूट्रॉन को हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन भी कहते हैं, हाई पेनिट्रेटिंग रेज भी कहते हैं। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल
हम यहाँ पे शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेट सपोज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा ये बेंड होगा टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर से प्रोटॉन को पास करें तो प्रोटॉन भी क्या करेगा, बेंड करेगा, लेकिन इन दिस केस प्रोटॉन विल बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ये वाला क्या है, प्रोटॉन है। और अगर हम न्यूट्रॉन को अगर हम पास करें तो न्यूट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो यहां पे हम तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर देख लिया। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहा है, और न्यूट्रॉन किसी भी प्लेट की तरफ बेंड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर एक और चीज अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की बेंडिंग या डिफ्लेक्शन प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मोर बेंडिंग कर रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है प्रोटॉन के निस्बत। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम मोर हेवियर है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत लाइटर होने की वजह से क्या करेगा, शो मोर बेंडिंग या मोर डिफ्लेक्शन, ठीक है, ड्यू टू, किस वजह से, लाइटर वेट की वजह से, लाइटर मास या लाइटर वेट की वजह से ये ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा। तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोटॉन बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मिस्टेकली लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्रोटॉन बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये स्लिप ऑफ टंग है, या यहाँ पे गलती से लिखा। इलेक्ट्रॉन बेंड करेगा किसकी तरफ बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जबकि प्रोटॉन बेंड करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जबकि न्यूट्रॉन डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज न्यूट्रॉन itself has no charge, इनके अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, itself has no charge। तो ये इसकी आपने याद रखनी है जो पॉइंट्स है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन शो more deflection than proton due to, क्या है बेटा, due to smaller mass की वजह से, ठीक है। आपको पता है कि 1836 टाइम्स लाइटर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है। चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात आई थी तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं ना, तो द चार्ज पार्टिकल,
ठीक है, आइदर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज पार्टिकल है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, दे बेंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स। जाहिर बात, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान जो लाइन ज्वाइन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के, उन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है ना, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ये है, और अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को पास करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, इन जो है फील्ड्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर बेंड होता है। बाहर वो आपके सिलेबस में नहीं, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बाहर अभी आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखनी है। तो ये था बेटा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, और वो है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom is called atomic number। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। एंड रिमेंबर दैट दे आर आल्सो नाउन एज प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और प्रोटॉन नंबर, ठीक हो गया बेटा। The total number of proton present in the nucleus of an atom is known as atomic number। और हमने इसको रिप्रेजेंट किससे किया हुआ, it is represented by a letter, capital letter Z। Z से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरे इसके साथ हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बाद मैस नंबर। अच्छा, यहाँ पे ना मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है। मैस नंबर क्या है वो मैं, और एटॉमिक नंबर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैस नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो मैस नंबर क्या चीज है बेटा, मैस नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद हो न्यूक्लियस के अंदर तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के टोटल नंबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मैस नंबर, नॉट एटॉमिक, सॉरी मैस नंबर, नॉट एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस अलग चीज है, ठीक है, मैस नंबर अलग चीज है। तो हम यहां पे इसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, द टोटल नंबर ऑफ the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, mass number कहेंगे, या इसी को न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। The total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is known as mass number, and it is represented by कैपिटल लेटर ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है, नोट की शक्ल में इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, नोट, यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहां पे नोट की शक्ल में लिखता हूं बेटा। इन अ न्यूट्रल एटम
इन अ न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन and electron, the number of proton and electron is always equal. ये हमेशा बराबर होता है, जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मास नंबर जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस ए वुड बी इक्वल्स टू क्या था, जी प्लस, जी मींस प्रोटॉन नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं ना, तो इसको रीअरेंज करें, तो इसको साइड पे लेके आ जाए, तो आप क्या करेंगे बेटा, एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए माइनस जी। मतलब एटॉमिक मास को जब हम एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपने याद रखनी है, वो ये है, अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट with their atomic number and atomic mass, एटॉमिक मास का है या मास नंबर का है, यहाँ पे फिलहाल तो मैं आपको मास नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, एटॉमिक मास को मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल बेटा, वी हैव एन एलिमेंट इज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ठीक है, x से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट की सबस्क्रिप्ट के अंदर, या इसको हम सपोज करते हैं बेस के अंदर जो लिखी जाती है वो होगी एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखिएगा, यहां पे Z होता है और यहां पे हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसमें हम मास नंबर को लिखते हैं, और सबस्क्रिप्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है। यहां तक समझ आ गया सबको? तो इसको जरा अच्छे से आप लोग जरा इसको देखें, और इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी हम करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको और मैं बता दूं, ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रही है उसको मैं जरा वैसे लेबल भी कर देता हूँ, एटॉमिक नंबर है ये, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज नोन एज एटॉमिक मास। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक मास, लिखा है ये, ठीक है, एटॉमिक मास। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। बड़ा सिंपल सा है, जरा गौर से मेरी बात सुनना है आपने। मास नंबर हमने अभी डिटेल पढ़ा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को हम क्या कहेंगे, मास नंबर। जबकि एटॉमिक मास क्या है, तो आप याद रखिए बेटा, एटॉमिक मास बेसिकली ना जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मास गिवन होता है ना, जो कि पॉइंट्स में होता है, डेसिमल में होता है, ठीक है, पॉइंट्स की सूरत में होता है, उनको बेसिकली एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इज बेसिकली क्या चीज है, इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम की एवरेज मास होता है, जो उनके आइसोटोपिक मास को और उसी आइसोटोप की रिलेटिव एबंडेंस को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एवरेज मास होता है। मतलब आप एक कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, देखिए हमने एक चीज पढ़ा कि मास नंबर, तो आप मास नंबर को पॉइंट्स में तो नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप पीरियोडिक टेबल के साथ देखें तो वहां पे पॉइंट्स में लिखी हुई, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिखी हुई तो 1.008 लिखा हुआ है। अब 1.008 का क्या मतलब है, अगर आप मास नंबर के हिसाब से देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आप इस तरह समझे। फॉर एग्जांपल कहीं पे लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर की क्लास में अली 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, होल नंबर में होगा ना, 1 2 3 4 5 में से कोई हो सकता है। अगर कोई तुम्हें कहे कि भाई फर्स्ट ईयर की क्लास में अली 1.5 है, तो 1.5 का तो कोई सेंस नहीं हुआ ना, कोई मतलब या किसी बंदे का नाम या तो अली होगा, ठीक है, या एक बंदा अली होगा, एक और हाफ बंदा कैसे हो सकता है। बिल्कुल इस तरह से एटम के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हाफ में नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं हो सकती,
वो होल नंबर में होगा, एक ओड नंबर में होगा। फॉर एग्जांपल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो इस सेंस में आपने याद रखनी है कि एटॉमिक मास क्या है, वो मास जो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप के आइसोटोपिक मास और उसकी रिलेटिव एबंडेंसी को यूज करते हुए जो एवरेज मास निकलता है किसी भी एटम का, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एटॉमिक मास को थोड़ा सा आपको बता के एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, इसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, एटॉमिक मास। अब आप देखिए एटॉमिक मास को मैंने अभी आपको क्या कहा, एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। क्या है, एवरेज मास ऑफ एन एटम। ये एवरेज मास होता है, एवरेज मास ऑफ एन एटम टेकिंग इनटू, इसको हम चलेंगे थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं, टेकिंग इनटू अकाउंट। ठीक है, किस चीज को अकाउंट में लेंगे, हाँ जी, नेचुरल अकरेंस ऑफ नेचुरल अकरेंस ऑफ क्या है बेटा, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के आइसोटोप को भी हम साथ में एलिमेंट के जो आइसोटोप है उनकी रिलेटिव एबंडेंसी या नेचुरल अकरेंस को भी यूज करते हुए निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। फॉर्मूला क्या चीज है बेटा, फॉर्मूला है, इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं, सिंपल। ठीक है, या सिंपल हम उसको क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरेज atomic mass would be equal to, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लोगों ने याद रखनी है बेटा। इस फॉर्मूले को आपने याद रखनी है। क्या है फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल इसका mass ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप है, फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप है, तो तीनों के लिए अलग अलग हम मास लिखेंगे ना, इनको मास डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, प्लस क्या होगा, मास आइसोटोपिक मास ऑफ या सेकेंड आइसोटोप का जो मास है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय relative abundance of second isotope divided by 100। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल है बेटा, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्या होता है क्लोरीन का, चलो मैं इस प्रॉब्लम को पूरा करता हूं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की 2 आइसोटोप है बेटा, एक आइसोटोप है 1735 और दूसरा होता है क्लोरीन 17 एंड 37। ठीक है, मैं अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज को डायरेक्ट लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको टाइम बचा लेते हैं। अच्छा, इसका मास कितना है बेटा, इस आइसोटोप का मास अभी आपको बता दिया 35 है, मास कितना है 35, और इसकी रिलेटिव एबंडेंस क्या है, रिलेटिव एबंडेंस है 75%। और क्लोरीन 37 की कितना है, मास अभी इधर लिखा हुआ है, मास इज इक्वल टू 37 और रिलेटिव एबंडेंस कितनी है इसकी 25। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से क्या होगा, 75 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास लेट्स सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, तो उसमें रिलेटिव एबंडेंसी का मतलब यह है कि क्लोरीन 35 के 75 मॉलिक्यूल्स होंगे और 37 के 25 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है नेचुरली। तो अगर हम यहां पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालें, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये आपने निकालनी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं ना, मैं फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करता हूं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास वुड बी इक्वल टू, देखें
पहला mass of first isotope, ये वाला isotope 35 मल्टीप्लाई बाई इट्स रिलेटिव एफिशिएंसी कितना 75 प्लस क्या होगा mass of second isotope 37 मल्टीप्लाई बाई 25 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। अब आप इसको सॉल्व करें ना, यू विल गेट द आंसर 35.5 AMU। ठीक है, AMU में मैंने लिखा है। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज या सिंपल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब आप जरा देखें ना कि अगर आप यहां से न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब मास में से हम वो निकाले 35.5 में से अगर 17 निकाले तो 18.5, तो 18.5 न्यूट्रॉन है। तो ये सेंस नहीं बनता होता, इसलिए एटॉमिक मास एक अलग टर्म है बेटा और मास नंबर एक अलग टर्म है। तो मास नंबर क्या चीज था, मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को कहेंगे, और एटॉमिक मास किसे कहेंगे, एटॉमिक मास इज द एवरेज मास। ठीक है, तो पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये नोट बन जाए। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, दूसरा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर और मास नंबर, साथ में हमने एक एटॉमिक मास को जरा डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और इसके बाद अगला इंशाल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट होगा, वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।